Hello guys, today I am starting general pharmacology. We discussed in this video about general pharmacology important points for exam point of view, NEET MDS exam. So let's start. Um, General pharmacology. अभी इसके अंदर बेसिकली हमें दो चीज़ पढ़नी होंगी. फर्स्ट वन इज फार्माकोकाइनेटिक्स एंड सेकंड इज फार्माकोडायनेमिक्स. फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है बॉडी ऑन ड्रग एंड फार्माकोडायनेमिक का मतलब है ड्रग ऑन बॉडी. ओके, तो काइनेटिक्स में हम पढ़ेंगे कि बॉडी ड्रग के ऊपर क्या करती है. तो बेसिकली क्या क्या कर सकती है बॉडी, जिसके अंदर हम चार चीज़ें पढ़ेंगे. सबसे पहले ड्रग आएगी और एब्जॉर्ब होगी. उसके बाद में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी. डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होगा एंड उसके बाद में लास्ट में एक्सक्रीट हो जाएगी. तो ADME स्टडी. बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक्स इज ADME स्टडी एंड फार्माकोडायनेमिक मतलब ड्रग ऑन बॉडी, यानी ड्रग बॉडी पे क्या कर रही है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो हम फार्माकोकाइनेटिक्स शुरू कर रहे हैं. उससे पहले हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है रूट ऑफ ड्रग्स पे. रूट्स ऑफ ड्रग्स. ओके, एक चार्ट के रूप में हम इसको देखेंगे. फर्स्ट इज लोकल रूट एंड सेकंड इज सिस्टेमिक रूट. ओके, जो सिस्टेमिक रूट होता है उसको फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज एक्सटर्नल एंड सेकंड इज पेरेंटल. एक्सटर्नल मतलब जो या तो हम उसको ओरली दे रहे हैं या रेक्टल रूट से दे रहे हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इज पेरेंटल. ठीक है, जो भी हम ओरल और रेक्टल के अलावा दे रहे हैं वो पेरेंटल है. ठीक है, इसके अंदर फिर हम दो तरीके से कह सकते हैं. एक हो गया इंजेक्टेबल एंड सेकंड इज नॉन इंजेक्टेबल. इंजेक्टेबल इज IM, IV और सबक्यूटेनियस. और नॉन इंजेक्टेबल के अंदर सबलिंगुअल हम कम देते हैं. एंजाइना, एक्यूट एंजाइना के अंदर हम ये रूट यूज़ करते हैं मोस्टली. इसके अंदर हम टंग के नीचे पिल्स को रखते हैं. ओके, जहाँ से वो ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है. सेकेंड वन इज ट्रांसडर्मल. ये कब यूज़ करते हैं, इसका एक एग्जांपल है मोशन सिकनेस के ट्रीटमेंट के लिए हम ट्रांसडर्मल पैचेज यूज़ करते हैं. कान के ईयर के पीछे इसके हिस्से में हम एक छोटा सा मेडिसिन का पैच लगाते थे, तो वो स्लो इसको रिलीज करता रहता है. उसके बाद में नेजल रूट और लास्ट इज इनहेलेशन. सबको पता है इनहेलेशन अस्थमा वगैरह के पेशेंट्स में काम में आता है. इसके अलावा एनेस्थेसिया में भी काम में आता है. तो ये बेसिक रूट है. ओके, तो मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही होता है कि पेरेंटल रूट कौन सा है या कौन सा बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है. जो भी हम डायरेक्ट ब्लड के अंदर अगर कोई ड्रग को अपन ढाल रहे हैं तो उसी की बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है. तो IV की 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है. एक क्वेश्चन आता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जब भी कोई ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में घुसने से पहले ही किसी ऑर्गन में चली जाए और वहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म हो तो उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. मोस्टली लीवर इसमें पार्टिसिपेट करता है. तो जब भी ओरल और रेक्टल रूट होता है तो ड्रग फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म दिखाती है. और ये मेनली जो ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म दिखाती है उसके 3 एग्जाम्पल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करने हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं. वो हैं LPG, L फॉर लिग्नोकेन, P फॉर प्रोपेनोनॉल बीटा ब्लॉकर है और G फॉर ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट्स जो एक्यूट एंजाइना में काम में आता है. प्रोपेनॉल बीटा ब्लॉकर है और लिग्नोकेन लोकल एनेस्थेसिक. तो ये तीन ड्रग आपको याद करनी है जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करती हैं बहुत ज़्यादा. ओके, उसके बाद में बेसिक चीज़ जो ड्रग्स के बारे में है वो है ड्रग्स को दो तरीके से हम बोल सकते हैं. या तो वो होगी आयनाइज्ड या फिर वो होगी नॉन आयनाइज्ड. अभी हम एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. ओके, नॉन आयनाइज्ड जो आयनाइज्ड ड्रग होगी
ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए क्या चाहिए? सबको पता, कोई भी चीज़ अगर मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाना है तो उसका लिपिड सॉल्युबिलिटी होना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा लिपिड में सॉल्युबिलिटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाएगी, क्योंकि अपनी मेम्ब्रेन, कोई भी ऑर्गन सेल के मेम्ब्रेन में लिपिड कंटेंट्स होते हैं। ओके, तो नॉन आयनाइज्ड जो ड्रग होती है वो होती है लिपिड सॉल्युबल, और अगर नॉन आयनाइज्ड लिपिड सॉल्युबल है तो इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। आयनाइज्ड होगी वो होगी वाटर सॉल्युबल, और अगर वाटर सॉल्युबल है तो इसका एब्जॉर्प्शन कम होगा। कम होगा इसका मतलब क्या होगा? जल्दी ये बाहर निकल जाएगी, इतना इफेक्टिव नहीं होगी, सर्कुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा इसका। ओके, तो आपको याद क्या रखना है? आयनाइज्ड इज वाटर सॉल्युबल और एब्जॉर्प्शन कम, नॉन आयनाइज्ड इज लिपिड सॉल्युबल और मोर एब्जॉर्प्शन। उसके अलावा एक और रूल जो ड्रग आपको याद रखना है, सेम मीडियम ड्रग एब्जॉर्ब। क्या मतलब इसका? अगर एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब होगी, अगर बेसिक मीडियम है तो कोई बेसिक ड्रग एब्जॉर्ब होगी। लाइक एस्प्रिन, अगर एस्प्रिन एसिडिक ड्रग है तो ये क्या होगा? इसको एसिडिक मीडियम चाहिए एब्जॉर्ब होने के लिए, बेसिक मीडियम में ये एब्जॉर्ब नहीं होगी। एक क्वेश्चन आता है, कोई भी ड्रग जैसे एसिडिक मीडियम अपने स्टोमक में होगा तो इसका मतलब ये होगा कि एस्प्रिन स्टोमक में ज़्यादा एब्जॉर्ब होनी चाहिए। मैं जैसा बोला कि बेसिक एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम स्टोमक में अपना पीएच होता है 1.8, तो वहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ज़्यादा होती है। क्यों? तो उसका बेसिक रीज़न क्या है? बॉडी सरफेस एरिया, क्योंकि इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई भी ड्रग होगी वो एब्जॉर्ब वहीं ज़्यादा होगी। ओके, उसके बाद में एक टर्मिनोलॉजीज आती है सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्या चीज़ है? अगर जैसे अपना ये ब्रेन है तो उसमें एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ठीक है। अगर किसी ऑर्गन में बी एब्सेंट है तो वो क्या कहलाता है? सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एरिया पोस्टर्मा, ऑर्गेनम वोसिकुलम, वेसिकुलोसम, लेमिना टर्मिनलिस, और एक इम्पॉर्टेंट एरिया CTZ। CTZ क्या है? ये आपको याद रखने एग्जाम में आएगा ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि विच एरिया इज डोंट हैव BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर। CT से इंपॉर्टेंट क्यों है? आपने जितनी भी फार्मेक में ड्रग्स पढ़ी हैं, सारी ड्रग्स में आपने एक चीज़ देखी होगी, उसका साइड इफेक्ट आप बिना सोचे समझा के एक चीज़ लिख देते हो, क्या? वॉमिटिंग, नोजिया। ऐसा क्यों होता है? CTG कोई भी ड्रग होगी वो CTG स्टिमुलेट करेगी और वो क्या करेगा? वॉमिटिंग करवाएगा। तो यहाँ पे BBB है नहीं है तो कोई भी ड्रग आएगी और इजीली इसको क्रॉस कर जाएगी CTZ एरिया को, स्टिमुलेट कर देगी, इस वजह से वहाँ पे वॉमिटिंग को वो इंड्यूस करेगा, ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं है वाइवा में आपको पूछा कि चलो बताओ एंटीएमेटिक ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स बताओ और आप शुरू हो जाओ कि वोमिटिंग, नोजिया। नहीं, एंटीएमेटिक ड्रग्स तो उसको प्रिवेंट करने के लिए काम में आती है। इसके अलावा 2 ड्रग और हैं जो जिससे वोमिटिंग नहीं होती है। एक है एंटीसाइकोटिक ड्रग और दूसरी जो है हेलोपेरिडोल, ठीक है। तो ये 2 ड्रग हैं, इनमें भी वोमिटिंग नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे BBB होता है वैसे ही एक और होता है ब्लड प्लेसेंटल बैरियर, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? कोई भी ड्रग अगर इसको क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब वो ड्रग क्या है? टेरेटोजेनिक।
ओके, टेरेटोजेनिक ड्रग्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर कोई आपको पूछे तो आप बोल देना थैलिडोमाइड। एक्चुअल में जब ये ड्रग स्टार्ट हुई थी तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता चला था, काफ़ी दिनों तक इसको देते रहे, लेकिन बाद में पता चला कि जब जो भी मदर थैलिडोमाइड ले रही है प्रेगनेंसी में, तो वो सारे के सारे बच्चे में लिम्स कमाइन हो रहे हैं, मतलब दोनों हाथ पैर एक जगह हो गए, लाइक ट्रंक वाला हिस्सा गायब हो गया, ठीक है। तो एक तरीके से जो बच्चा दिखता था वो उसको बोला सी लिम्स। ओके, और दूसरा नाम जिसको हम बोल सकते हैं पोकोमेलिया। ओके, ये बहुत सारे बच्चों में देखने को मिला, तो इस ड्रग को अभी बैन कर दिया प्रेगनेंसी में। इसका जो अभी भी यूज़ हो रहा है वो हो रहा है मल्टीपल माइलोमा में आज भी हम ट्रीट करने के लिए थैलिडोमाइड यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो अपन नॉर्मल ड्रग इंसुलिन और हेपेरिन जो देते हैं वो ये क्रॉस नहीं करती है, ब्लड प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करता, इसलिए इसका कोई ये टेरेटोजेनिक नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक हमने इसके बारे में, ड्रग्स के बारे में देखा कि कौन सा मीडियम में क्या एब्जॉर्ब होगा, कौन सी ड्रग बीबीबी को क्रॉस करती है, कौन सी नहीं करती है। अब हम शुरू करेंगे मेटाबॉलिज्म। ओके, मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से मोस्टली क्वेश्चंस जनरल फार्मेक में अगर क्वेश्चन बनते हैं तो यहीं से बनते हैं। इसका दूसरा नाम इसको बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, दो रिएक्शंस होती हैं, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। ओके, जो फेज़ 1 रिएक्शन होती है वो होती है कैटाबॉलिज्म, और जो फेज़ 2 रिएक्शन होती है वो होती है एनाबॉलिज्म। ओके, फेज़ 1 के जो एग्जांपल हैं वो अपना ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोक्सिलेशन, साइक्लाइजेशन, डीएमिनेशन। ओके, और जो फेज़ 2 रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, इसके एग्जांपल आपको याद करने हैं। इसको कॉन्जुगेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, कॉन्जुगेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन होता है कोई भी मॉलिक्यूल का। तो इसका बेस्ट फर्स्ट एग्जांपल है ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन, सेकेंड इज ग्लूटाथियोन, ठीक है, थर्ड इज ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, फोर्थ इज एसिटाइलेशन एंड 5 इज मिथाइलेशन। ओके, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि विच वन ऑफ दिस इज फेज 2 रिएक्शन और विच इज वन या विच इज नॉट द फेज 2, लाइक दैट। ओके, उसके बाद में एक टर्मिनोलॉजी आती है प्रोड्रग। व्हाट इज प्रोड्रग, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 में एम्स में इसका क्वेश्चन आया था कि विच वन ऑफ दिस इज नॉट द, एम्स या नीट में क्वेश्चन आया था। ओके, प्रोड्रग का मतलब होता क्या है, कोई ड्रग पहले इनएक्टिव है, उसके बाद में वो अंदर जाके जब हम ले रहे हैं तो बॉडी में जाके एक्टिव मेटाबोलाइट बना रही है। ओके, तो इसका एग्जांपल के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो आपको याद रखनी है। ऑल प्रीफर डूइंग MD इन क्लिनिक सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट को नीचे लिखो। ओके, A फॉर ACE इनहिबिटर, जब ये मैं माइनस लगाऊं इसका मतलब है इनहिबिटर, बट जो क्वेश्चन जो आया था वो था एक्सेप्शन, विच वन ऑफ द AC इनहिबिटर इज नॉट प्रोड्रग। तो इसके दो एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, वो है कैप्टोप्रिल एंड सेकेंड इज लिस्नोप्रिल। यहीं से इस बार क्वेश्चन आया था। P फॉर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ओके, लाइक ओमेपेराजोल, तो ये भी प्रोड्रग होती है। देन D फॉर एल डोपा, पार्किंसन डिजीज में काम में आती है। M फॉर मिनोक्सिडिल, ओके, मिनोक्सिडिल जो होती है ना वो फेज 2 रिएक्शन शो करती है, ये भी याद रख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप रख सकते हो इसको याद, तो इसको याद कर लेना। M फॉर दूसरा एग्जांपल मिथाइल डोपा, एल डोपा की बहन मिथाइल डोपा, और थर्ड इज
मरकैप्टोप्यूरिन। ओके, उसके बाद में डी से है डाइपीवेरफ्रिन। ओके, आई से जो है वो है इरिनोटेकेन। सी से जो है, सी से 3 ड्रग है, साइक्लोफॉस्फेट्स, कार्बिमाजोल, ये इम्पोर्टेंट है याद करने वाली, और क्लोपिडोग्रेल, ये 2 ड्रग इम्पोर्टेंट है। और एस से जो है वो है सल्फाजील्स, डायबिटीज़ में जो काम में आती है। तो ये ड्रग आपको याद रखने, आल प्रीफर डूइंग एमडी इन क्लिनिक सब्जेक्ट्स, जिसमें मिनोक्सिडिल फेज 2 रिएक्शन शो करती है। एसीए इनहिबिटर जो होता है कैप्टोप्रिल और लिस्नोप्रिल एक्सेप्शंस हैं। पीपीआई इनहिबिटर ओमेपैराजोल वो है। ओके, फेज 2 क्या करता है, फेज 2 किसी भी ड्रग को फेज 1 में कन्वर्ट कर देता है, या हम कहें वाटर सोल्यूबल बना देता है। ओके, अब हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म में ही ड्रग जो मेटाबोलाइज करते हैं वो एंजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया है। बेसिकली 2 एंजाइम होते हैं, 2 क्लास होती है, एंजाइम तो बहुत सारे होते हैं। वन इज माइक्रोसोमल, एंड सेकेंड इज माइक्रोसोमल के अलावा जो भी है उन सबको हम बोलेंगे नॉन माइक्रोसोमल। ओके, माइक्रोसोमल के अंदर, माइक्रोसोमल को माइक्रोसोमल क्यों बोलते हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं, वो वाले होते हैं माइक्रोसोमल। ठीक है, जो इसके अलावा कहीं पे भी होंगे वो होंगे नॉन माइक्रोसोमल। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं कि माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो माइक्रोसोमल एंजाइम है हम बेसिकली इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। नॉन माइक्रोसोमल बहुत सारे हैं, बहुत सारे हम नहीं पढ़ सकते, इतना लर्न भी नहीं कर सकते हैं। माइक्रोसोमल के अंदर फिर हम 2 पढ़ेंगे, एक होंगे जो इंड्यूसर्स होंगे और जो सेकंड होंगे इनहिबिटर्स, यानी कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने वाले और मेटाबॉलिज्म को घटाने वाले। इनका क्या मतलब है, यानी कि अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ रही है इसका क्या मतलब है, ड्रग जल्दी इफेक्ट कम हो जाएगा उसका, ड्रग्स कम देर तक काम करेगी, टाइम बार बार हमें देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है। अगर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हुआ तो एक्शन ऑफ टाइम या टाइम ऑफ एक्शन डिक्रीज हो जाएगा, तो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमें बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि 4 बार देना पड़ेगा या 3 बार देना पड़ेगा। और इनहिबिटर जो है वो क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म को कम कर देंगे। कम कर देंगे मतलब ड्रग ब्लड में काफ़ी टाइम तक रहेगी, तो उसका टाइम ऑफ एक्शन ज़्यादा देर तक रहेगा। ठीक है, और हमें दिन में कम बार देनी उसको पड़ेगी। ठीक है, जो क्वेश्चन आता है वो आता है इसके एग्जाम्पल्स से, इंड्यूसर्स कौन कौन से हैं और इनहिबिटर कौन कौन से हैं। सॉरी, इनहिबिटर्स। ठीक है, यहाँ से ये मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका आने ही वाला है एग्जाम में, इसके भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो आपको लर्न करनी है। इंड्यूसर्स की पहले हम देखते हैं, GPRS सेल फोन। आजकल हर फोन में GPRS होता है, तो बहुत ही ईजी ट्रिक है। GPRS सेल फोन्स, G से है ग्रेसियोफुल, ये एक एंटी फंगल है, एंटी फंगल। जो P से है वो है फेनिटोइन, जो R से है वो है रिफाम्पिसिन, ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। रिफाम्पिसिन एंटी ट्यूबरकल ड्रग है, सब जानते ही होंगे, बेसिक्स है। S से है जो है स्मोकिंग, C से है CBZ कार्बामेजापाइंस, एंड P से है फिनोबार्बिटोन्स। ओके, एंटी फंगल, फेनिटोइन, रिफाम्पिसिन, एंटी ट्यूबरकल, स्मोकिंग, CBZ, फिनोबार्बिटोन्स, तो GPRS सेल फॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद में इनहिबिटर्स है, तो उसकी ट्रिक है विटामिन K कांट कॉज एंजाइम इनहिबिशन।
ये ट्रिक है, इसको मत याद कर लेना कि विटामिन के नहीं करता एंजाइम इन्हिबिशन, इसका विटामिन के से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए मैंने ये लिखा है कि विटामिन के कांट कॉज एंजाइम इन्हिबिशन। तो वी फॉर वालप्रोइक एसिड, ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। के फॉर कीटोकोनाजोल, सी फॉर सिमेटिडीन, सी फॉर सिप्रोफ्लोक्सासिन, E for erythromycin, and I for isoniazids, एंटीट्यूबरकल ड्रग। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको याद करने हैं, कौन सी ड्रग क्या है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है विच एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इज इनहिबिटर, विच एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इज इनहिबिटर। तो हमने देखी फिनोबार्बिटॉन, फेनोएटोन सब ऊपर है, लेकिन एक जो थी वो थी वालप्रोइक एसिड, वो इनहिबिटर थी। क्वेश्चन आ सकता है विच एंटीट्यूबरकल ड्रग इज इंड्यूसर या इनहिबिटर, तो इसमें रिफाम्पिसिन जो थी वो इसमें थी, और आइसोनियाजिड जो थी वो इनहिबिटर में थी। इसके अलावा जो मोस्टली एंटी माइक्रोबियल्स ड्रग हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन, आइसोनियाजिड, वो सब इनहिबिटर्स हैं, बट रिफाम्पिसिन जो है और ये एंटी फंगल ग्रेसियोफुल्मिनिन जो थी वो थी इंड्यूसर्स थी। तो यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है। ओके, इसके अलावा क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, अब कोई ड्रग के साथ मान लो आपको जैसे रिफाम्पिसिन है, अगर उसको किसी ड्रग के दिया तो ये क्या है, एंजाइम इंड्यूसर है। एंजाइम इंड्यूस करेगी तो मेटाबॉलिज्म को क्या करेगी, बढ़ा देगी। तो जो साथ में हम ड्रग दे रहे हैं उसके साथ क्या होगा, उसका टाइम एक्शन कम हो जाएगा, यानी कि उसका इफेक्ट जो है वो कम आएगा। और इसी तरह कोई इनहिबिटर दे दिया हमने साथ में किसी ड्रग के, तो वो ड्रग को इनहिबिट करेगी तो उसका साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, ज़्यादा देर तक काम करेगी तो उसके साइड इफेक्ट्स हमको शो कर सकते हैं। तो यहाँ से ये ऐसे बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेन एंजाइम जो काम में आता है वो है साइटोक्रोम P40। जब नाम याद कर लेना, आपको दो बताऊंगा मेन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइटोक्रोम है वो है CYP, साइटोक्रोम 3A4, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम ड्रग मेटाबॉलिज्म जो होती है वो इसी से होती है। और सेकेंड इज CYP2D6, सेकेंड मोस्ट, ठीक है। ये दो आपको नाम याद करने हैं। CA4 से जो जो ड्रग्स काम में आती हैं उनके मैं नाम बता देता हूँ। इसकी भी एक ट्रिक है, CT स्कैन। ओके, C4 साइक्लोस्पोरिन, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना डीप में कोई नहीं पूछेगा, बट फिर भी अगर आप याद रख सकते हो तो कर लेना। S4 स्टेटिन्स, C4 कैट ड्रग्स, इसको अलग से मैं बताऊंगा अभी। A4 एमिडरोन्स, एंटी एरिथमिक ड्रग है ये। N फॉर नाविस, नाविस मतलब एंटी HIV ड्रग्स जो है, लाइक एग्जाम्पल इंजिनावीर। ओके, जो कैट ड्रग्स है मैंने बोला अलग से बताऊंगा क्या है कैट ड्रग्स। कैट ड्रग मतलब है C से सिप्राइड्स, A से एस्टिनिजोल, एंड T से टरफेनालिन्स। ये ड्रग अभी बैन हो चुकी है। क्यों? इम्पोर्टेंट तो यही है ना कि क्यों बैन किया है। तो इनकी वजह से क्या होता था, QT इंटरवल जो होता है वो इंक्रीज हो रहा था, और इसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्साडेज पॉइंट्स, ठीक है। तो इन ड्रग्स की वजह से QT इंटरवल इंक्रीज हो रहा था। जो 2,6,3D है ये मोस्टली इसके थ्रू होते हैं मेटाबोलाइज। ओके, इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एरिथमिक ड्रग्स वो सब 2D6 में होते हैं। ये अपने को इतना याद नहीं करना है। इसके अलावा बेसिक चीज़ एक और जो मैंने लास्ट पिछले बताया कि जो मीडियम होता है उसमें सेम ड्रग वो होती है एब्जॉर्ब। उसी तरीके से अगर किसी ड्रग की पॉइजनिंग हो जाती है, लाइक एस्पिरिन पॉइजनिंग हो गई, तो हम क्या करेंगे,
एस्प्रिन पॉइजनिंग मतलब मीडियम एसिडिक था और एसिड ज़्यादा, एस्प्रिन ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है। अब मीडियम को हम बेसिक बना देंगे तो ये कम एब्जॉर्ब होने लग जाएगी। तो इसके लिए हम क्या देंगे उसको, सोडियम बाइकार्बोनेट्स। इसी तरीके मान लो कोई बेसिक ड्रग का साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा है, ज़्यादा पॉइजनिंग हो गई, एम्फेटामाइन मान लो, इसकी वजह से ये ज़्यादा पॉइजनिंग हो गई इसका, तो हम क्या करेंगे, बेसिक मीडियम है तो मीडियम को यूरिक एसिडिक मीडियम बनाएंगे। एसिडिक मीडियम बनाने के लिए उसको क्या देंगे, क्लोराइड्स, अमोनियम क्लोराइड देंगे। ओके, कुछ पॉइंट्स पेनिसिलिन के बारे में जो आपको याद करने हैं। पेनिसिलिन क्या होती है, इसका ट्यूबुलर सिक्रेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ट्यूबुलर सिक्रेशन मतलब कोई भी जब ड्रग अपनी रीनल एक्सक्रीशन के टाइम पे जब निकलती है तो या तो वो ग्लोमेरुलस फिल्टर से होके आ रही है, या फिर वो ट्यूबर सिक्रेशन हो रहा है, या फिर उसका ट्यूब से रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। 3 चीज़ें होती हैं। तो ट्यूबर सिक्रेशन जो है, ट्यूबुलर सिक्रेशन, वो पेनिसिलिन का बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सो ये क्या होती है, शॉर्ट एक्टिंग होती है कि भाई फटाफट ट्यूबर सिक्रेशन से ये निकल गई तो एक्टिंग क्या होगा, वो होगा। तो हम क्या इसकी एक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, पेनिसिलिन प्लस जो देंगे इसके साथ ड्रग हम प्रोबेनासिड्स, ये गाउट डिजीज़ में भी काम में आती है ये ड्रग प्रोबेनासिड। ये क्या करती है, इसको ट्यूबुलर सिक्रेशंस को रिड्यूस कर देगी। अगर ट्यूबुलर सिक्रेशन रिड्यूस हो जाएगा तो पेनिसिलिन ज़्यादा देर तक वहाँ रुकेगी और अपना एक्शन शो करेगी। ठीक है, ये याद रखना, प्रोबेनासिड्स पेनिसिलिन की एक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रेशंस भी 2 तरीके से होता है, पंप के थ्रू, एसिडिक या बेसिक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में एक टर्मिनोलॉजी आती है, रेट ऑफ एलिमिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है मैं वही आपको बताने वाला हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से, क्योंकि यहीं से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ एलिमिनेशंस, इसके अंदर एक चीज़ आती है क्लियरेंस। क्लियरेंस मतलब क्या है, CL से डिनोट करेंगे, रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, किसी भी ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, इसके बाद एक इसमें टर्मिनोलॉजी आती है हाफ लाइफ या टी हाफ, कि कोई ड्रग कितनी देर में अपना 50% एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो रेट ऑफ एलिमिनेशंस, क्लियरेंस, ये हाफ, ये सब देखने के लिए ड्रग 2 तरीके की ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और 0 ऑर्डर रिएक्शन। हमने केमिस्ट्री में इससे पहले 11th-12th में पढ़ा होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस भी होती हैं, पर अपने फार्माकोलॉजी में मोस्टली 2 ही, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आती है। ओके, और उसमें भी मोस्टली जो होती है 99.9 ड्रग आप कह सकते हो फर्स्ट ऑर्डर से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करते हैं। 0 ऑर्डर ओनली कुछ ड्रग्स जो नाम मैं आपको बताऊंगा वही याद करनी है, वही होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको 3-4 स्टेटमेंट देगा तो पूछेगा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जो भी फ्रैक्शन एक्सक्रीट होगा वो कांस्टेंट होगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन से जो भी फ्रैक्शन निकलेगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, लाइक पहले 100 था, फिर 1 घंटे में अगर 50 हुआ, 1 घंटे में 50 हुआ, फिर अगले 1 घंटे में 25 होगा, अगले 1 घंटे में 12.5 पे जाएगा, तो एक फिक्स फ्रैक्शन 50% निकलेगा इसका। ओके, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या होगी इसकी, कांस्टेंट होगी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन के पैरेलल वो होगी, प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, क्लियरेंस क्या होगी, वो भी इसकी कांस्टेंट होगी। ठीक है, और टी हाफ क्या होगी, क्लियरेंस कांस्टेंट, रेट ऑफ एलिमिनेशन जो होगी वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगी, और टी हाफ जो होगी वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। कितना ही हो भाई, ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन पहले 100 थी, फिर 50 हुई, फिर 50 से 25 हुई, यानी कि कितनी भी हो वो 1 घंटे में आधा होगा फर्स्ट ऑर्डर में, यानी कि इंडिपेंडेंट होगा, या फिर हम कह सकते हैं कांस्टेंट होगा। यानी हर 1 घंटे में अगर इसका हाफ हो रहा है तो वो इतना ही होगा, 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12.5, 12.5 से उसका 50%। ठीक है, ये 3 चीज़ें पूछते हैं। 0 ऑर्डर के अंदर हम क्या करेंगे, अमाउंट कांस्टेंट होगा, यानी एक फिक्स अमाउंट निकलेगा। लाइक पहले अगर 100 था, 1 घंटे में 20 निकला तो 80,
अगले 1 घंटे में फिर 20 निकलेगा, तो 60। तो आप यहाँ देख रहे हो ये आधा नहीं हो रहा है, एक फिक्स अमाउंट यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, 40 20 लाइक दैट, ठीक है, हर 1 घंटे में। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, रेट ऑफ एलिमिनेशन का प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या है, कांस्टेंट है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन 100 थी, फिर 80 हुई, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको 20 ही निकलेगा, फिर चाहे 20 हो तो भी ये उसका 20% निकलेगा, ठीक है। उसके बाद में क्लियरेंस जो है वो क्या होगी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। कैसे हुआ, देखिए हर घंटे में ये क्या हो रहा है, घटती जा रही है, 100 से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा, क्लियरेंस बढ़ता जाएगा। 100 में से पहले 20 गया और 20 में से 20 जा रहा है, या 40 में 20 जा रहा है, 50% निकल गया, यहाँ पे ओनली 20% निकला था, ठीक है। तो इस तरीके से टी हाफ जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा प्लाज्मा कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ जो हमने देखी, फ्रैक्शन कांस्टेंट था, इसमें फ्रैक्शन जो होगा रेट ऑफ एलिमिनेशन प्लाज्मा कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल थी, यहाँ पे कांस्टेंट है। क्लियरेंस कांस्टेंट था, यहाँ पे क्लियरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। इसमें टी हाफ इंडिपेंडेंट टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन या कांस्टेंट, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। इसके अलावा जीरो ऑर्डर फॉलो करने वाली ड्रग्स के नाम हमें याद करने हैं, वो है 0 वॉट, 0 ऑर्डर में 0 वॉट, ठीक है, 0 वॉट पावर। 0 वॉट पावर के बल्ब आते थे पहले कलरफुल, येलो, पिंक, वाइट, ठीक है। तो 0 से आपको याद रखना है 0, W से वारफ्रीन, A फॉर एल्कोहल, एल्कोहल तो आप कभी नहीं भूलोगे मुझे पता है, और एस्पिरिन। T से थियोफाइलिन, अस्थमा में काम में आती है। T से टोलब्यूटामाइड, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस में काम में आती है। और P से फेनिटोनिन। तो ये ड्रग्स के नाम आपको याद रखने हैं, 0 ऑर्डर ड्रग कौन फॉलो करता है और कौन नहीं। तो ये बेसिक हमने पढ़ लिया फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। थैंक यू गाइस।